तो स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे गाउस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग। इस तीसरे अनुप्रयोग में दोस्तों पढ़ेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस की प्रमेय की सहायता से या गॉस के नियम की सहायता से किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि देखिए स्टैंड, मैंने एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आप लोगों को प्राप्त करा भी दिया है, लेकिन स्टैंड वो जो मैंने आपको प्राप्त कराया था स्टैंड, ठीक है, वो विदाउट गॉस थ्योरम के था। यानी कहने का मतलब ये था, मेरा आपका समझे बात को। देखिए स्टैंड, मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू, ठीक है, मान लीजिए इस पॉइंट चार्ज से आर दूरी पर, मान लीजिए आर दूरी पर कोई बिंदु क्या पी है, ठीक है, तो इस बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको मैंने निकाल कर बताया था बेटा, वो आया था 1/4πε0, ठीक है, और Q/r² के इक्वल्स आता है, ठीक है। लेकिन स्टैंड आज हमें जो फार्मूला निकालना, फार्मूला यही निकालना है, हमारा फाइनली आंसर यही आएगा, लेकिन हमें वो इसको सिंपल तरीके से नहीं निकालना है, हमें गॉस थ्योरम के आधार पर निकालना है। बात समझ में आ रही है? हमें यही फार्मूला निकालना है, लेकिन हमें इसको गॉस थ्योरम के यानी गॉस लॉ के नियम के अनुसार इसको हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं बेटा हम गॉस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग, ठीक है स्टैंड। तो देखिए स्टैंड, करते क्या है हमें, अब गॉस की थ्योरम लगाने के लिए, गॉस की थ्योरम को पढ़ने के लिए बेटा, गॉस की थ्योरम के आधार पर इस सवाल को प्रूव करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि गॉस थ्योरम क्या होती है, ठीक है। तो अब देखिए मैंने गॉस थ्योरम भी आप लोगों को पढ़ा दी है, ठीक है, लेकिन उसका स्टेटमेंट में अभी भी आपको बता देता हूँ। देखिए गॉस ने ये बताया कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ पर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट वो ये था, फाई ई इक्वल टू होता है Q × 1/ε0, जहाँ Q जो है, ये Q है किसी पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ आवेश। बात समझ में आ रही है? यानी ये जो Q है ये किसी पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ आवेश है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें गॉस थ्योरम में अप्लाई करने के लिए आवेश को क्या करना पड़ता है, सराउंडेड करना पड़ता है। और जैसा कि मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि गॉस थ्योरम हमेशा जो लगती है बंद पृष्ठों पर लगती है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आवेश को सराउंडेड करना पड़ता है, ठीक है, अर्थात आवेश को किसी एरिया के अंदर बंद करना पड़ता है, ठीक है। और इसलिए कहते हैं कि गॉस की प्रमेय हमेशा बंद पृष्ठों पर अप्लाई की जाती है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे ये कोई बिंदु O दिख रहा है और बिंदु O पर क्या प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब मुझे इस प्लस क्यू चार्ज के कारण गॉस लॉ के आधार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। तो मुझे करना ये होगा बेटा कि मुझे इस चार्ज को सराउंडेड करना पड़ेगा। बस समझ में आ रही है? अर्थात मुझे इस चार्ज को क्या करना पड़ेगा, चारों ओर से सराउंडेड करना पड़ेगा, तभी मैं गॉस लॉ अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं तो इसके अंदर गॉस लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों? कि गॉस लॉ की ये कंडीशन है कि गॉस लॉ हमेशा और हमेशा बंद पृष्ठों पर लागू होता है, खुले पृष्ठों पर लागू नहीं होता। और ये अभी आवेश जो बेटा आपका बिल्कुल खुला हुआ आवेश है, अभी किधर से सराउंडेड नहीं है। तो चलिए पहले से आवेश को हम क्या करते हैं बेटा, सराउंडेड करते हैं। चलिए अब इसके लिए मान लीजिए स्टैंड कि हमें जो तीव्रता निकालनी है, मान लीजिए इससे आर दूरी पर, कितनी दूरी पर स्टैंड, आर दूरी पर मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु पी है। यानी कहने का तात्पर्य मेरा बच्चों ये है कि मैंने ये किया कि इस बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा था उस आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, ठीक है। तो अब हमें करना है, ये तो सिंपल तीव्रता का सूत्र था, हमें अप्लाई करनी है गॉस लॉ, ठीक है। अब गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए मुझे करना पड़ेगा, मुझे इस आवेश को सराउंडेड करना पड़ेगा। बस समझ में आ रही है? तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इस आर त्रिज्या का, बिंदु ओ को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींच लेता हूँ, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये जो आप देख पा रहे हैं, जैसे कि मैं इसको डॉट डॉट कर रहा हूँ स्टैंड, ये है आपका गोलीय गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसके अंदर हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, गॉस की थ्योरम लगाने वाले हैं, ठीक है। मान लीजिए ये मैंने क्या बना दिया, एक गोलीय सरफेस बना दिया। अब देखिए आप देख पा रहे होंगे ये जो चार्ज है इसके बिल्कुल अंदर आ गया। बस समझ में आ रही है? और हमें यही तो टारगेट था गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए कि चार्ज को क्या होना चाहिए, सराउंडेड होना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टैंड गॉसियन पृष्ठ। क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस, ठीक है, इसको बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। अच्छा, अब ये गॉसियन पृष्ठ हो गया। अब देखिए इस टोटल गॉसियन पृष्ठ का जो एरिया है वो कैपिटल ए है। मान लीजिए इसका जो एरिया है वो कितना बेटा, टोटल कैपिटल ए है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टैंड, अब मुझे करना ही होगा गॉस लॉ लगाने के लिए, तो गॉस लॉ के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि
कि इस पूरे एरिया से, इस पूरे सरफेस से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, अर्थात ये गुजरेगा। और समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, और आप जानते हैं कि हमेशा प्लस क्यू चार्ज अगर कहीं पर होता है तो प्लस क्यू चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि उससे वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है बेटा, ये पास होती हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, पास होती हैं। बात समझ में आ रही है? अब ये जितनी किसी पृष्ठ से मान लीजिए गोलीय पृष्ठ खींच दिया मैंने इसके अंदर, अब इसे जितनी वैद्युत बल रेखाएं पास होंगी, ठीक है, वही इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो मैं आप देखा कि प्लस क्यू से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। मैंने इसके चारों क्या कर दिया, ये गोली सरफेस खींच दिया। अब इस सरफेस से ये जो मैंने खींचा बाद में, ठीक है, अगर इससे जितनी वैद्युत बल निकलेंगी वही इससे निकलने वाला क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स होगा। वैद्युत फ्लक्स होता है क्या है, वैद्युत फ्लक्स होता है किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। ठीक है, तो जब यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ से भी बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी सभी डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है? तो हमें ये करना होगा कि इस पूरे एरिया से हमें पहले ये निकालना पड़ेगा कि कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जब ये हमें पता चल जाएगा तो हम फिर से इसके अंदर गॉस थ्योरम लगा करके इसको हम प्रूव कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए अब इसके लिए करते क्या है बेटा कि हम इस जो बिंदु P आप देख पा रहे हैं, ठीक है, बिंदु P आप देख पा रहे हैं, तो हमें इस एरिया का, ये जो पूरे का एरिया A है, इसके लिए मुझे यहाँ छोटा सा एरिया लेना पड़ेगा। ये तो कैपिटल A है पूरे का एरिया, यानी पूरे गोलीय पृष्ठ का जो एरिया वो कैपिटल A है, लेकिन मुझे इस एरिया का छोटा सा पार्ट लेना पड़ेगा और मैं उस छोटे से पार्ट को नाम देता हूँ DA। क्या नाम देता हूँ बेटा, वो DA नाम देता हूँ। ये इस DA का मीनिंग ये है, स्टैंड बात को समझें। देखिए ये टोटल एरिया कितना है, ये टोटल एरिया है कैपिटल A, लेकिन मैंने इस छोटे एरिया का, इस कैपिटल A का मैंने क्या किया, छोटा सा पार्ट लिया। इस छोटे से पार्ट को मैं बोलता हूँ DA। क्या बोलता हूँ बेटा, DA। यानी कहने का मतलब ये है कि गॉस थ्योरम लगाने के लिए मुझे, ठीक है, आपको आपने पिछले वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि DA क्यों माना जाता है। ठीक है, यानी इसलिए माना जाएगा, पहले हम छोटे से एरिया से देखेंगे कितना वैद्युत फ्लक्स पास होगा। जब हमें इससे पता चल जाएगा फिर लिमिट लगाकर हम टोटल का हम इसका वैद्युत फ्लक्स निकाल देंगे। तो हम ये पहले कंसीडर करेंगे कि ये जो बिंदु P है, हमने इसके चारों ओर क्या लिया है, कोई लघु क्षेत्रफल लिया, इसी A का छोटा सा पार्ट DA लिया है। ठीक है, पहले हम ये देखेंगे इस DA से कितना वैद्युत फ्लक्स पास होगा। ठीक है, अच्छा अब उसके लिए करना क्या होता है उसके बाद को समझें। देखिए हमें ये दो चीज़ें और पढ़नी पड़ती हैं यहाँ पे, एक तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन यहाँ पे दिखानी पड़ेगी, ठीक है, और हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा क्षेत्रफल सदिश। दो टर्म्स आपको यहाँ देखने पड़ेंगे। देखिए ध्यान समझिए। अब देखिए ये प्लस क्यू चार्ज है, ये क्या प्लस क्यू चार्ज है। अब तीव्रता जो होती है वो हमेशा प्लस क्यू चार्ज से दूर की ओर को होती है। यानी कहने का मतलब है अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो अगर हम E की डायरेक्शन दिखाओ बिंदु P पर, तो E की डायरेक्शन इस ओर को आएगी। यानी तीव्रता हमेशा प्लस से बाहर की ओर को होती है, दूर की ओर को होती है। अब इसी प्रकार से ये भी प्लस क्यू चार्ज है तो तीव्रता इससे दूर की ओर को होगी, यानी इस ओर को होगी। यानी मान लीजिए ये आपकी E की डायरेक्शन आ गई। किसकी बेटा, E की। E क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रही है ये? ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या करना होगा, ये जो मैंने छोटा सा क्षेत्रफल A लिया है, ठीक है, अब मुझे इसकी डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि फिजिक्स के अंदर हम क्षेत्रफल के परिमाणों के साथ साथ हम उसकी डायरेक्शन को भी पढ़ते हैं। ठीक है, और डायरेक्शन दिखाने के लिए हम एक राशि यूज करते हैं जिसका नाम है क्षेत्रफल सदिश। और क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो कहता था किसी एरिया की डायरेक्शन को बताता, और उसकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा जिस एरिया की डायरेक्शन को बताते हैं उसके तल के लंबवत होती है और बाहर की ओर को होती है। तल के लंबवत बाहर की ओर को, यानी इस पर जो लंब आ सकता है वो इसी डायरेक्शन से आ सकता है, और बाहर की ओर को डायरेक्शन होगी तो वो डायरेक्शन किस ओर को, बेटा इस ओर को होगी। यानी ये है आपका क्षेत्रफल सदिश DA। क्या बेटा, ये क्षेत्रफल सदिश DA। इस बात को याद रखें। ये जो ऊपर मैंने DA लिखा है, चलो मैं इसको थोड़ा हाथ से हटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना लगे। ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। ये क्या आपका DA है। देखिए अंतर समझे यहाँ पे, अंतर क्या है, ये जो DA है, ये जो DA इस छोटे से एरिया को दिखा रहा है। बात समझ में आ रही है, लेकिन ये जो DA है वो इस छोटे से एरिया की डायरेक्शन को दिखा रहा है। ठीक है, तो ये है आपका क्षेत्रफल अवयव। अब आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर बच्चों कि वैद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल अवयव DA के बीच में कोई भी एंगल नहीं बना, दोनों एक ही डायरेक्शन में, यानी इनके बीच का एंगल कितना है, 0 है। तो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि मुझे इस थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो यह थीटा कितना बन रहा है, इनके बीच में 0 बन रहा है। ठीक है, अच्छा तो अब पहले हम देखेंगे कि छोटे से एरिया से कितना वैद्युत फ्लक्स पास होगा, फिर हम लिमिट लगा के पूरे का वैद्युत फ्लक्स निकाल देंगे। फिर इसके बाद हम करना कुछ नहीं, गॉस के फिर में लगा करके फाइनली आंसर आपके पास ये वाला आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट वीडियो आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए तो देखिए अब पहले हम देखेंगे, देखिए
यहाँ पर दो कंडीशन बनती है। अगर आप इस सवाल को सॉर्ट करना चाहते हो तो हम कह सकते हैं कि पूरे गॉसियन पैच से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। और आप चाहते हो कि हमें पहले छोटे से एरिया से निकालना है तो हमें डी फाई ई लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि टोटल फ्लक्स के लिए फाई ई दिखाते हैं और छोटे से एरिया के लिए क्या, छोटे से एरिया से हम वैद्युत फ्लक्स देखते हैं पास होते हुए, तो हम उसके लिए डी फाई ई लगा देते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए मैं थोड़ा इसको शॉर्ट करके समझाऊँ आप लोगों को। तो मैं निकालूंगा पूरे गॉसियन पैच से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। इस आर्टिकल से संबंधित स्टूडेंट जितनी भी थ्योरी है वो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर लिख दी हमेशा की तरह। और जो स्टूडेंट अभी तक अपना कोई पेन लेकर के नहीं बैठे तो अपना कोई पेन लेकर के बैठ जाइए, देखिए अपना नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि मैं आपको हमेशा से कहता आ रहा हूँ, देखिए ये जो नोट्स है बेटा आपके एग्जाम टाइम के में आपके लिए बहुत फ़ायदा प्रदान करेगा, अर्थात आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो नोट्स जरूर बनाएं। चलिए अब देखेंगे हम स्टूडेंट कि इस पूरे गॉसियन पैच से गुजरने वाला कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। अच्छा देखिए लगाते हैं फार्मूला। तो देखिए थ्योरी पढ़ेंगे और लास्ट में देखा मैंने तब पूरे गॉसियन पैच से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई। फाई ई जो होगा स्टूडेंट आपके पास, समझिए बात को, ये हो जाएगा ई डॉट डी ए, ठीक है। अच्छा अब मैं पूरे एरिया से देख रहा हूँ तो पूरे एरिया से के लिए मैं लिमिट लगा दूंगा। पूरे का एरिया कितना है, ए है। पूरे का एरिया कितना है बेटा, ए, यानी मैं पूरे एरिया से देख रहा हूँ कितना फ्लक्स, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये जो एरिया है, ये जो एरिया बेटा ये गोल है, क्या है बेटा, गोल है। तो यहाँ पर करते हैं हम गोलीय इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देते हैं, गोलीय समाकलन, क्या बोलते हैं इसको, गोलीय समाकलन। ये तो सी वाला चिन्ह केवल इस बात को बता रहा है कि ये जो गॉसियन पैच है ये बिल्कुल गोल है, ठीक है स्टैंड। और इसका जो गोल है, इसका जो टोटल एरिया वो कितना, ए है। बात समझ में आ रही है? चलिए इसको आगे खोल देते हैं। तो जब इसको आगे खोलेंगे स्टैंड तो ये आएगा फाई ई इज इक्वल हो जाएगा सरफेस एंड गोलीय इंटीग्रेशन, तो ए। अब देखिए ये सूत्र था ई डॉट डी ए, तो ये था ई डी ए कोस थीटा बराबर होता है ई डी ए कोस थीटा होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ई डॉट डी ए कोस थीटा हो गया, ई डी ए कोस थीटा हो गया। अब देखिए इसमें जो थीटा है, ई और डी ए के बीच का कोण है, कौन, थीटा जो है, ये थीटा, ये ई और डी ए के बीच का कोण है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ई और डी ए के बीच का कोण कितना है, डी कौन सा, क्षेत्रफल सदिश वेक्टर डी ए, और वैद्युत क्षेत्र ई के बीच का कोण कितना, थीटा है, वो सर 0 है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। कितने लिख सकते हैं स्टूडेंट, 0 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 0 डिग्री हो गया। अब आगे से खोल लीजिए हिस्ट्री ए, और ये हो जाएगा स्टूडेंट ई डी ए कोस 0 का मान कितना होता है स्टूडेंट, 1 होता है। कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कोस 0 की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट वो कितनी होती है, कोस 0 की वैल्यू होती है स्टूडेंट 1, कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं। देखिए अब इसकी मल्टीप्लाई से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, जब मैं ये लिखूँगा स्टैंड ई और ये डी हो गया, ठीक है। अब स्टैंड देखिए मैं कर क्या सकता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ से ई को बाहर निकाल सकता हूँ, लिमिट से बाहर निकाल सकता हूँ, ई को मैं बाहर निकाल सकता हूँ। ई को बाहर किस लिए निकाल रहा हूँ, देखिए स्टैंड कहने का मतलब ये है कि देख ये जो आर त्रिज्या है, ये जो गोलीय पैच आप देख पा रहे हैं, इसकी जो त्रिज्या किसी वृत्त की, एक ही वृत्त के अंदर अल्लाह को मतलब इनफाइनाइट त्रिज्याएं खींच सकते हैं, और सब त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ से यहाँ तक की आर है तो इधर भी आर होगा, 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 इधर भी आर होगा। बात समझ में आ रही है? और आपका देखिए आवेश भी कांस्टेंट है, बात समझ में आ रही है? आपकी रेडियस भी कांस्टेंट है, आपका आवेश भी कांस्टेंट है, बात समझ में आ रही है? यानी इस आवेश के कारण इस गोलीय पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मैं मान निकालूंगा तो बिल्कुल सेम ही आएगा। बात समझ में आ रही है? यानी ये जो गॉसियन पैच आप देख पा रहे हैं गोल गोल, ठीक है, इस चार्ज के कारण, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर तीव्रता निकालूं या इसके कारण यहाँ पर तीव्रता निकालूं, यहाँ पर तीव्रता, कहीं भी तीव्रता निकाल दूं इसकी परिधि पर बिल्कुल इक्वल से आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि तीव्रता का फार्मूला कहता है क्या हमसे, तीव्रता का फार्मूला कहता है स्टैंड हमसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या कहता है, Q अपॉन R के बराबर होता है, I स्क्वायर बराबर होता है। अब आप देख पा रहे हैं Q और R तो दोनों कांस्टेंट है, बस समझ में आ रही है, और ये पहले से ही कांस्टेंट है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इस केस में E जो है क्या कांस्टेंट हो जाएगा, E को मैं यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। जब मैं E को बाहर निकालूंगा स्टैंड तो ये हो जाएगा E इंटीग्रेशन रह जाएगा आपका ये, बात समझ में आ रही है? ये गोलीय समाकलन में फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को, डी हो जाएगा, ठीक है। अब इससे आगे क्या कर सकते हैं, इससे आगे ये कर सकते हैं स्टैंड कि ये जो गोलीय समाकलन देख रहे हैं, यानी ये इस चीज़ की वैल्यू को समझिए इसको, ठीक है। ये क्या है, क्षेत्रफल, ए का मतलब लिमिट किस लगी, ए पे लिमिट लगी है। और ऐसे जो डी ए जैसे एक डी ए यहाँ, एक डी ए, एक डी, मतलब लाखों करोड़ों डी ए इसके अंदर मिले हुए हैं, और सबको जब जोड़ेंगे तो वह क्या बन जाएगा, टोटल एरिया ए बन जाएगा।
यानी हमने ऐसा मान लिया यहाँ पे कि ये जो पूरा क्षेत्रफल ए है ये छोटे छोटे डी ए से मिलकर के बना है, और जब सबको जोड़ेंगे तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, उसके ए के ही बराबर हो जाएगा। और ये क्या है आपका बेटा, गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा। और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। तो चलिए इसको देखते हैं आगे कैसे करेंगे आगे प्रूफ। तो देखिए मैं लिख देता हूँ, परंतु थोड़ा ऐसे इसको लाइन खींच लिए, परंतु गोलीय समाकलन ए और ये DA बराबर हो जाएगा आपका रिटर्न 4πr²। क्या होता है ये, गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल। ठीक है स्टैंड, अच्छा लग दीजिए। अब ये हो जाएगा φE तो यहाँ से चल ही रहा है पहले से ही, φE हो जाएगा, देखिए ई को मैं बाहर निकाले हैं तो ई को तो आपका यहीं पे रखना पड़ेगा ई, और हो जाएगा 4πr²। ठीक है, 4πr² हो गया। ठीक है, इसको समीकरण 1 कह दीजिए, इसको समीकरण 1 कह दीजिए। ठीक है, अब हम लगाएंगे इसके अंदर गॉस थ्योरम। क्या लगाएंगे, गॉस थ्योरम, क्योंकि गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है ये। ठीक है, तो लिखेंगे अब गॉस की प्रमेय से। किससे बेटा, गाउस की प्रमेय से, प्रमेय से। क्या है इसका स्टेटमेंट, तो गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट है φE Q × 1/ε0। ये इसका स्टेटमेंट है। इसको समीकरण 2 कह दीजिए, इसको समीकरण 2 कह दीजिए स्टैंड। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो बच्चों, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, दोनों की जो LHS है बिल्कुल सेम है, इसमें भी φE है और इसमें भी φE है। ठीक है, अब हम जानते हैं मतलब मैथमेटिक्स की भाषा में कि जब जिन दो समीकरणों की LHS आपस में बराबर होती हैं तो उनकी RHS भी आपस में बराबर होंगी, अर्थात इनको मैं एक दूसरे के सामने रख कर इसको आप सॉल्व कर दूंगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। चलिए करते हैं सॉल्व। तो एक के लिए तो ये तो लीजिए ई और 4πr², ई और ब्रैकेट में 4πr²। ठीक है, बराबर। अब इसमें देख लीजिए ये क्या, Q और इंटू 1/ε0। ठीक है, Q/ε0। ठीक है स्टैंड, अब मुझे क्या करना है, ई का मान निकालना है, मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस टोटल राशि को मुझे इसको इधर लेके जाना पड़ेगा, तो इधर ये गुणा में है तो क्या है, मैं देखिए भाग में आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से समझें। तो ये हो जाएगा स्टैंड, E आएगा आपके पास, E हो जाएगा, देखिए 1/, ये 1 आपका ये रहा और ये ε0 बेटा आपका ये रहा। ठीक है, अब ये जो 4π मैं इसके साथ लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, 4π। उम्मीद है कि मेरे तो आपको समझ में आई होगी। तो ये हो गया 1/4πε0। ठीक है, अब ये क्या रहेगा आपका, Q रह गया। क्या रहेगा बेटा, ये Q रह गया। तो मान लीजिए Q आपका ये हो गया। ठीक है, आपके बचा अभी R² बचा, तो R² यहाँ पे आ गया ये। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा तक क्वेश्चन में आ रही होगी। तो यही वो फार्मूला था बेटा जो आपको प्रूव करना था। और याद रखें बेटा कि अभी जो सबसे पहले मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में, तो हमें क्या प्रूव करना था, E = 1/4πε0 Q/R² ही प्रूव करना था। लेकिन ये जो हमने प्रूव किया बेटा, ये हमने गॉस थ्योरम के आधार पर हमने इसको प्रूव किया स्टूडेंट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको अच्छे समझ में आई होगी स्टूडेंट। तो आज का बेटा यही वीडियो लेक्चर था। और वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा बेटा तो आपसे चाहूँगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें बेटा। अब बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए बेटा। और याद रखें ये गॉस के प्रमेय का तीसरा अनुप्रयोग था, 2 अनुप्रयोग में इसके आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और इसी प्रकार से आप 12th क्लास फिजिक्स का A to Z जो नोट्स बना हुआ इस प्रकार से देखना चाहते हैं, ठीक है, इसी प्रकार से तैयारी करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।